प्रणाली का विकास होता है, खुली बाजार अर्थव्यवस्था की विकास का अवसर इसमें मिलता है। इसके बाद फिर जो अगली बात आती है वो समाजवाद की आती है। समाजवाद में हम लोग ये देखते हैं कि समाजवाद वो व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधन सामूहिक और राज्य के नियंत्रण में होते हैं। समाजवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधन सामूहिक अथवा राज्य के नियंत्रण में होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समाजवाद नहीं चाहता कि समाज में विषमता बढ़े और इसलिए संपत्ति पर वो कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। संपत्ति को वो सामाजिक मानता है और इसलिए संपत्ति पर राज्य अथवा समाज का नियंत्रण रखना चाहता है। वो ये मानता है कि संपत्ति प्रकृति से सामाजिक होती है, इसलिए उस पर किसी व्यक्ति का वैयक्तिक आधिपत्य नहीं होना चाहिए और उसकी प्रकृति चूँकि सामाजिक है इसलिए उस पर समाज का ही नियंत्रण होना चाहिए। और चूँकि सभी व्यक्ति समाज के निवासी हैं इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समाज से अपनी आवश्यकता के अनुसार जीवन यापन की वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए। तो इसलिए वो जो है स्वामित्व की बात आती है तो सामूहिक स्वामित्व की बात करता है। वो समानता पर बल देता है कि समाज में विषमता को बढ़ावा न मिले, सभी लोग समान रहें और लोग समान तभी रहेंगे जब उनके बीच संपत्ति को लेकर के प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। एक व्यक्ति दूसरे को पछाड़ने की दौड़ में शामिल नहीं होगा, वो दौड़ ही नहीं होगी। एक्चुअली जब प्रतिस्पर्धा की दौड़ ही नहीं होगी तो कोई आगे बढ़ पाए और कोई पीछे हो जाए, इसकी संभावना भी स्वतः सिरे से खारिज हो जाती है। इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है, वो ये है कि कहा यह जाता है कि समाजवाद जो है व्यक्तिगत संपत्ति के पक्ष में ही नहीं है। वो ये मानता है कि जब व्यक्तिगत संपत्ति ही नहीं होगी और सब संपत्तिहीन होंगे तो सब पूरी तरह से समान होंगे और यही सच्ची समानता होगी साम्यवाद की। तो साम्यवाद तो संपत्ति विहीन व्यक्ति की कामना करता है जिसमें संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण होता है और संपत्ति संबंधी गतिविधियों का संचालन भी पूरी तरह से राज्य संचालित करता है। यही चीज़ है सामूहिक स्वामित्व। राज्य की केंद्रीय योजना के द्वारा ही संपत्ति की गतिविधियों का संचालन होता है और इसमें चूँकि लाभ व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा नहीं है तो जो राज्य संपत्ति की गतिविधियों का संचालन करता है तो उसके केंद्र में कहीं ना कहीं होता है कि लोगों के पास संपत्ति के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है तो राज्य के पास चूँकि पूरी संपत्ति है इसलिए राज्य अपनी संपत्ति का उपयोग करके पब्लिक वेलफेयर को अधिक से अधिक बढ़ावा दे और इस तरह से समाजवादी राज्य का उद्देश्य होता है पब्लिक वेलफेयर। और जब पब्लिक वेलफेयर होता है तो उसमें बेरोजगारी और शोषण का अभाव होता है, क्योंकि जब रूस बना था तो उसके संविधान में लिखा था कि किसी भी व्यक्ति को रोटी खाने का अधिकार नहीं होगा यदि वो काम नहीं करेगा। यदि कि संपत्ति पर सामूहिक स्वामित्व तो होता है लेकिन उस सामूहिक संपत्ति के संचालन की जो दारोमदार समाज के हाथ में है उस संचालन में आम जनता की भागीदारी अनिवार्य होती है। आम जनमानस की भागीदारी के बिना सामूहिक संपत्ति का भी संचालन संभव नहीं है। इसलिए राज्य में निवास करने वाले लोग संपत्ति के स्वामी तो नहीं हैं लेकिन समाज के स्वामित्व में जो संपत्ति है उसकी अभिवृद्धि और उसके संवर्धन में अपने श्रम और समय का योगदान अवश्य करते हैं और ये एक अनिवार्य विशेषता है समाजवाद की। और इसीलिए उसमें किसी को काम का अभाव नहीं होता, किसी को बेरोजगारी का दंश नहीं झेलना पड़ता और किसी का शोषण नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है और उसे उसकी ज़रूरतों की पूरा करने का उत्तरदायित्व भी राज्य उठाता है। तो पूंजीवाद के लाभ और हानियाँ क्या हैं? पूंजीवाद में चूँकि निजी क्षेत्र में संपत्ति की प्रतिस्पर्धा होती है इसलिए जो पूंजीपति हैं अपनी संपत्ति के विस्तार के लिए नित्य नए प्रयोग करते हैं, नए नए वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा देते हैं जिससे कि उनकी औद्योगिक प्रगति तीव्र गति से आगे बढ़े, नई तकनीक का प्रयोग करके आगे बढ़े और वो दिन प्रतिदिन प्रगति के नए आयाम को गढ़ने में सफलता प्राप्त करें। उपभोक्ता के पास विकल्प की स्वतंत्रता होती है। इसका अर्थ ये है कि एक वस्तु का निर्माण अनेक अलग अलग औद्योगिक समूहों के द्वारा होता है। अब वो उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसकी वस्तु को सर्वोत्तम और सबसे श्रेष्ठ मानता है और किसका चयन करता है, किसको नहीं करता है। तो चूँकि स्वतंत्र बाज़ार है, बाज़ार में उपभोक्ता भी स्वतंत्र है, उपभोक्ता के पास एक विकल्प है कि वो स्वतंत्रतापूर्वक बाज़ार में उपलब्ध वस्तुओं को देखे, समझे और जो उसे रुचिकर लगे उसकी वो परचेज करे। तो ये उपभोक्ता के विकल्प की स्वतंत्रता होती है और ये जो स्वतंत्रता है यही उपभोक्ता की स्वतंत्रता ही पूंजीपति की स्वतंत्रता भी है।
और इसीलिए इसमें ये तर्क दिया जाता है कि जो व्यक्ति क्रय शक्ति से बाज़ार में नवीन वस्तुओं को क्रय करता है, वही व्यक्ति अपनी पूंजीगत क्षमता से नवीन उद्योगों की स्थापना करके पूंजीपति भी बन सकता है। तो वही स्वतंत्रता एक है, लेकिन उसी स्वतंत्रता का उपयोग करके वो न केवल बाज़ार की वस्तुओं का उपभोग करता है, बल्कि उसी स्वतंत्रता का उपभोग करके वो नित्य नए औद्योगिक प्रतिष्ठानों को खड़ा करता है और पूंजीगत बाज़ार में पूंजी की प्रतिस्पर्धा में अपने को भी खड़ा करता है। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि इस दौड़ में, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में सब समान रूप से सफल हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए इस दौड़ में कई लोग आगे निकल जाते हैं और कई लोगों का दिवाला निकल जाता है। कई लोग पिछड़ जाते हैं और कई लोग असफल हो जाते हैं और कई लोगों का काम पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये है कि चूँकि बड़े बड़े उद्योग की स्थापना होती है तो उसमें वर्कर भी चाहिए, श्रमिक भी चाहिए। तो आखिर श्रम करने वाला भी तो कोई होगा, तो उसमें एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो पूंजीपतियों के यहाँ श्रम बेच करके अपना गुजारा करता है। तो एक तरफ बड़े बड़े रईस पूंजीपति होते हैं और दूसरी तरफ मजदूर श्रमिक होते हैं जो कि अपनी दैनिक परिश्रम के आधार पर अपना गुजारा भत्ता या जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से आय की घोर असमानता होती है। एक तरफ बड़े से बड़े लोग होते हैं और दूसरी तरफ छोटे से छोटे लोग होते हैं। और ये छोटे से छोटे लोगों की बात की जाए तो कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि जब कोई पारिवारिक समस्या पैदा होती है तो इन लोगों को आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। और आप ऐसी खबरें आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि गरीबी से तंग आकर के, सूदखोरी से तंग आकर के, कर्ज से तंग आकर के किसी व्यक्ति ने अपने परिवार और बच्चों के साथ आत्महत्या कर दी। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो पूंजीवाद के दोष हैं, क्योंकि आय की आसमान वितरण इतना ज़बरदस्त होता है कि एक तरफ कुछ लोग जो है पूरी दुनिया पर अपना शिकंजा कस के रखते हैं। इसका एक आंकड़ा ये भी है कि दुनिया की 85% पूंजी दुनिया के 15% पूंजीपतियों के हाथ में है और दुनिया के 85% लोग दुनिया की 15% पूंजी पर अपना गुजारा करने के लिए विवश हैं। तो सोचिए कि 85% आबादी केवल 15% पर जीवन यापन करती है और केवल 15% लोग दुनिया की 85% संपत्ति पर अपनी कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। तो ये आय की असमानता पूंजीवाद का सबसे बड़ा दोष माना जाता है और इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। और इसी असमानता के विरुद्ध समाजवाद एक शंखनाद बन करके उभरा और उसने पूंजीवाद के दोषों को मिटाने और समाजवाद की स्थापना के लिए आगे बढ़ा। इसमें शोषण की संभावना भरपूर है, आर्थिक संकट की भी संभावना भरपूर है। समाजवाद के लाभ कि समाज में सामाजिक समानता स्थापित होगी, क्योंकि इसमें कोई किसी का शोषण कर नहीं सकता, क्योंकि निजी क्षेत्र में पूंजी की प्रतिस्पर्धा है नहीं। सभी के लिए रोजगार और मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व है। राज्य सभी को रोजगार देता है समान रूप से और सभी की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखता है। इसमें किसी का शोषण करने वाली कोई एजेंसी नहीं है, तो सभी के साथ समान बर्ताव होता है और किसी के शोषण का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन चूंकि ये सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक जीवन में इसकी प्रतिस्पर्धा होती है, सार्वजनिक जीवन में संपत्ति की गतिविधियों का संचालन होता है, इसलिए वैयक्तिक लाभ की प्रेरणा जैसी चीज़ों का अभाव होता है। और जब वैयक्तिक लाभ की प्रेरणा का अभाव होता है तो वहाँ पर नवाचार की कमी भी होती है, इनोवेशन की कमी होती है। नई नई वैज्ञानिक तकनीक की खोज और उन खोज का प्रयोग करके अपने उद्योगों को बढ़ावा देने जैसी चीज़ों का वहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। और चूँकि सरकारी नियंत्रण बहुत ज़बरदस्त होता है, प्राइवेट सेक्टर में पूंजी का विस्तार नहीं होता है, पूंजी का संचालन नहीं होता है और उस पर सरकारी नियंत्रण होता है। और इसीलिए व्यक्तिगत क्षेत्र में संपत्ति की गतिविधियों पर अंकुश होता है। तो लोग कई बार जो है अपनी निजी पूंजी के विस्तार की संभावनाओं से अपने आप को वंचित महसूस करते हैं और इसलिए उनको लगता है कि हमारे पास स्वतंत्रता का अभाव है, हम अपनी संपत्ति ना रख सकते हैं, ना संपत्ति का विस्तार कर सकते हैं। तो इसलिए कई बार ये जो उसकी विशेषता है ये इसके विरुद्ध एक बड़ी ताकतवर बन करके उभरती है और यही मूलभूत बात है जिसकी वजह से आगे चल करके समाजवाद को पराजित होना पड़ा। पूंजीवाद और समाजवाद के तुलनात्मक अध्ययन में आपने फिर से अगर समरी में देखें तो आप ये देख सकते हैं, स्लाइड आपके पास रहेगी। और पूंजीवाद समाजवाद दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ और कमियाँ हैं। आज अधिकांश देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की दक्षता और समाजवाद की समानता का समन्वय देखने को मिलता है।
तो आज की स्लाइड में मैं समझता हूँ कि निष्कर्ष के तौर पर एक कंपैरेटिव चार्ट के माध्यम से संक्षेप में आपने बहुत बेहतरीन ढंग से इस बात को समझने की कोशिश की कि समाजवाद और पूंजीवाद मूलतः कैसे दुनिया को प्रभावित करते हैं और आज की दुनिया में इनका क्या स्थान है। आज की बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। शेष बातें नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।